अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। टैक्सेस की भरपार, रिलीफ की बातों के बजाय बार बार कुर्बानी के इसरार ने अवाम की हुकूमत पर एतमाद खत्म कर दिया है। जिस मुल्क में इस वक्त गर्मी में भी घरों को गैस ना मिल रही हो और हुकूमत का जोर सिर्फ बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाने, अवाम को बैनात से बहलाने पर हो, तो इस मुल्क के हुक्मरानों पर कौन यकीन करेगा। अब हालात ये हैं कि मुल्क के ताजरों और सनतकारों को भी हुकूमती बयानात पर एतबार नहीं रहा। वो भी अपने मसाइल के हल के लिए उनसे मिलने को तरजीह नहीं देते हैं और उनके ऐलानात को शक की निगाह से देखते हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि जब मुल्क के अहम लोग हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं, तो आम लोग सियासी हुकूमतों पर क्यों एतबार करें। सियासतदानों की बात करें तो सियासतदानों की आपस की लड़ाइयां खत्म ही नहीं हो रही। मुल्क को आगे लेके जाने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और मुफाहमत है, लेकिन कोई भी इस सादे से हल को ज़हनी तौर पर तस्लीम करने को तैयार नहीं। सभी फरीक इस ताक में है कि अख्तियारात की लड़ाई में पहले आंख कौन झपकेगा, पहले पीछे कौन हटेगा। पाकिस्तान के मालिक कुल बनने की इस लड़ाई में कुछ अहम केसेस ने हालात को यकसर तब्दील करके रख दिया है और इन्हीं केसेस में एक सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशस्तों का केस है। और अगर ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिल गई तो सियासी बिसात मिनटों में बदल जाएगी और अगर ये सीटें दोबारा हुकूमती जमातों की झोली में चली गई तो वो इतनी ताकतवर बन जाएंगी कि कोई भी आईनी तरमीम कराना उनके बाएं हाथ का खेल होगा। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर शेख साहब से और कुछ ही देर में हमें शौकत बशरा साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। चल, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी सी आवाम की बात कर ले। बजट आ रहा है, आपकी हुकूमत नए टैक्सेस लगाने जा रही है, गंदम वाला स्कैंडल तकरीबन घूंट कड़वा पी लिया गया है, तनख्वाहदार तबका भी परेशान है, बिजली की लोड शेडिंग हो चाहे वो गैस का मसला हो। आपको लगता है ये खासी भारी कीमतें हैं जो नून लीग को चुकाना पड़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि मीडिया जो है वो ज़्यादा इसको बता रहा है। वैसे तो आवाम को ये जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं तो वो तो बेहतरी महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गंदम की कीमत और रोटी की कीमत कम हुई। फिर ये अभी आयल जो है यानी डीजल और पेट्रोल ये कम हो रहा है। और भी महंगाई में ना ये 30 महीने बाद इतना कम जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कम हुआ है। यानी मई में जो पिछले मई में 30% महंगाई थी वो इस बार कोई 11.5% हो गई है। तो इससे ज़्यादा और क्या हम फर्दर हम कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कम हो और बजट में भी हमारी कोशिश होगी कि आवाम को रिलीफ मिले। बिल्कुल ठीक है। सर, साइफर केस के मामले पर हमारे वज़ीर इत्तलाआत ये कहते हैं कि जजेस को पैसा देखने से पहले मुल्क की सलामती का सोचना चाहिए था। आपको नहीं लगता प्रोसिक्यूशन खासी वीक रही, कोई शवाहिद अदालत में पेश नहीं किए गए? ऐसा नहीं था कि समातें सीक्रेट थी, सबके सामने ही थी। तो प्रोसिक्यूशन टेक्निकल ग्राउंड्स पर छुप रही है, ना ही केस को साबित करने की कोशिश कर रही है? नहीं, आपके सामने है जी प्रोसिक्यूशन, क्योंकि आज तो मैंने देखा कि लाइव हो रहा है सारा। सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस सारी केसेस को देख रहे हैं, आवाम के सामने है। जो चीज़ हो रही है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रही है और जो फैसला होगा वो इंशाल्लाह सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब जब इसमें बरी हो गए हैं साइफर केस में, तो ये कुछ नून लीग के स्टैंड को कुछ थोड़ा कमजोर करती हुई नजर आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टैंड को मजबूत कर रही है जो वो शुरू से रखे हुए हैं? देखिए, ये तो अब जो इंसाफ है वो अदालतें इंसाफ करती हैं, आपके सामने हो रहा है। और ओपन बहुत कम ऐसा हुआ पहले कि बिल्कुल खुली अदालत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो रहा है। अगर कोई किसी भी पार्टी के फेवर में आता है तो देखिए अदालतें आज़ाद हैं और वो उसमें कोई वीक नहीं होता, कोई मजबूत नहीं होता। इंसाफ मिलना चाहिए और सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे सब मुख्तलिफ औकात में देखा गया है, कभी मरीम नवाज साहिबा, कभी मियाँ साहब माजी के अंदर, चाहे वो जजेस हों या साबिक इदारों के सरबराह हो, उनको तनकीद का निशाना भी बनाते रहे हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि अदलिया के अंदर जो मौजूद काली भेड़े हैं उनकी निशानदेही की जाए, जिसके ऊपर खुद
अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके हमारे वाइस जस्टिस साहब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई काली भेड़े मौजूद नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब बानी तरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की जो बरियत हुई है उस पर ये कहना कि शायद उनको कुछ ज्यादा रिलीफ मिल रहा है, ये गलत है या फिर उनकी सहूलतकारी हो रही है, क्योंकि रिलीफ तो आपकी जमात को भी मिला है माजी में। ये आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, और ये केसेस भी मुख्तलिफ होते रहे हैं। रिजल्ट जो है आपने देखा, अदालतों का भी किरदार सबके सामने है, पॉलिटिशियंस का भी सामने है। कई मुतनाज़ा फैसले हुए हैं और कोई इसमें तो अब दो राय नहीं है, यूनानिमस ये बातें हैं। तो अब लेकिन ये बात है कि हमें हर सूरत में अपने इदारों को तस्लीम करना पड़ेगा। मुल्क को आगे लेके जाना है ना, तो हम सब को अपने इदारों के जो भी फैसले हों, जबकि इतना वाज़े तौर पे क्लियर लोगों को नज़र दिखाया जा रहा है, तो उसके बाद तो वकला अपने अपने आर्गूमेंट दे रहे हैं। जो उनके बाद आर्गूमेंट है वो सामने आ रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि इससे इन फैसलों से कोई भी पार्टी मजबूत या कोई पार्टी वीक होती है। हाँ, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है। और आपको लगता है कि अदलिया के अंदर अगर सब लोग एक पेज पे मौजूद नहीं है या फिर डिफरेंस ऑफ माइंड या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने आ रहा है, जिस तरह आज हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मामले में भी देखा लाइव समात के दौरान, जरूरी नहीं है कि हर कोई किसी से एग्री ही करता हो, ज़हन मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, तो अगर ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आ जाता है सर, आपकी जमात के लिए खासी मुश्किल हो जाएगी हुकूमत कंटिन्यू करना, बिल पास कराना। मुझे नहीं समझ आती क्यों मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो भी फैसला होगा उससे कोई मेजॉरिटी में तो किसी जगह फ़र्क नहीं पड़ता। अभी पता नहीं क्या डिसीजन आता है, जो जजमेंट आती है उसके बाद। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हुकूमत को कोई इसमें मुश्किल हो सकती है। हाँ, अददी तो देखिए ना, जो फैसला होगा उसके अदद का फ़र्क नीचे या ऊपर उस डिपेंड करता है फैसला क्या होता है। जी हाँ, तो मैं नहीं समझता तो इसमें हुकूमत को कोई किसी किस्म का कोई ख़तरा है। नहीं, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनकी नशस्तें दे दी जाती हैं तो सर आपको भी फिर शायद ऑर्डिनेंस की मदद लेनी पड़ेगी बिल पास कराने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके बिल ना पास होने दें। ऑर्डिनेंस तो वैसे अभी भी आप लोग जारी कर ही रहे हैं। मेजॉरिटी तो हमारे पास है। पहली बात तो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो वो मेंबर ही नहीं है, जो ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। लेकिन क्योंकि ये सब जुडिस है, मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करता। लेकिन ये जो कहना कि बिल, ये मेजॉरिटी तो हमारी वादे मेजॉरिटी है, कोई इसमें कोई किसी फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको लगता है ये सियासी कश्मकश में कहीं ना कहीं अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे सर? काफी मुश्किलात हैं। आप कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन हकीकत इसके खासी बरक्स है। IMF के साथ आपने एक बजट IMF के मुताबिक देना है, वो बजट अवाम दोस्त बजट होगा आपके ख्याल में? ये तो पूरी दुनिया की फिगर्स आपके सामने है। मैं कह रहा हूँ 30 महीने बाद, और ये कह रहे हैं शायद कितने 20-25 साल बाद, यानी एक महीने में ज़्यादा जो कमी हुई थी ना 25-30 साल पहले हुई थी, जो 5.5% एक महीने में महंगाई में कमी हुई थी, और अभी इस महीने मई में 3.5% कमी हुई है। हमारा जो इन्फ्लेशन है ना, वो तो रिकग्नाइज बात है कि 20-25-30 महीने बाद ये आया है, इतना कम हुआ है। ये तो पिछले साल के मुकाबले में पहले आपको बता चुका हूँ। और बात ये है कि अपोजिशन तो एक हेल्दी साइन है, अपोजिशन तो होना चाहिए। अपोजिशन से हम डरने वाले नहीं हैं, हम पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिशियन को मिल के बैठना चाहिए, अपने अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहिए, और इख्तलाफ राय जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, बजाय कि हम सिर्फ एक दूसरे को कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम ही लगाते रहें। हमें बैठना चाहिए। पार्लियामेंट ही ऐसा जरिया है जिससे जो लोगों के इलेक्टेड लोग हैं, सारे पाकिस्तान ने इलेक्ट किए है, वो सामने है। जो इख्तलाफात हैं वहाँ डिबेट होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले में जजेस की तैनातियों पर इशू बना रहा। बहुत कम जजेस ट्रिब्यूनल में तैनात किए गए, मजीद तैनाती पर भी झगड़ा है। और अब हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात करना चाह रही है। इसकी कोई खास वजह है और आप समझते हैं एक दुरुस्त अमल है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं है। अब तो ये अंदाज़ा ही है ना आपके, जब कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके ऊपर तबसरा किया जा सकता है।
मेरे पास तो ऐसी कोई, मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, पीपल्स पार्टी को सिंध में अभी तक किसी बड़े हरीफ का सामना नहीं है, और आप के बार बार दावत देने के बावजूद वो काबीना में शामिल नहीं हो रही। हालांकि शहबाज शरीफ साहब की खासी एक बड़ी ख्वाहिश है कि वो काबीना में शामिल हो। दोबारा से जो दावत दी गई उसका कोई मुस्तद जवाब दिया है उन्होंने या नहीं? मेरे ख्याल में अगर पीपल पार्टी शामिल नहीं हुई ना, ये वो तो एक मौका दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, क्योंकि जो कुछ आपने, हम तो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, किसी जगह भी उन्होंने हमारी मुखालफत नहीं की। और देखिए उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है, हमारा मैनिफेस्टो अलग है। इस वक्त हम ज़्यादातर तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना। एसओई जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको ज़्यादातर हम चाहते हैं कि उसको वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में या प्राइवेटाइजेशन में चले जाएं। तो पीपल पार्टी देखिए उनका एक अपना राय है, लेकिन वो इसके बावजूद, ये तो मैं समझता हूँ एक PMLN के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है और इसकी सपोर्ट है कि कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं कर रहे। वो हमें मौका दे रहे हैं कि आप अपना काम जो कर सकते हैं वो करें, और ताकि ये जो पिछला तजर्बा रहा ना 16 महीने का, उसमें काम नहीं हो सके, क्योंकि उसमें इख्तलाफ राय थे तो काम नहीं हो सके। अभी तो PMLN के पास कोई और एक्सक्यूज़ नहीं रहता ना, हमें काम करने का मौका वो दे रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इकानमी बेहतर हो रही है। मैं आपको सही कह रहा हूँ कि हालात, बाहर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और ये मैं आपको अपनी मैरीटाइम इंडस्ट्री का बताऊँ कि कई ममालिक हमारी पोर्ट्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। अबू धाबी ने हमारी पोर्ट्स में इंटरेस्ट लिया है, दुबई ने इंटरेस्ट लिया है। अभी डेनमार्क जो मार्क्स लाइन है, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, तो वो हमारे मुल्क में बड़ा सीरियस इंटरेस्ट ले रही है। तो ये पहले कभी नहीं हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त किसी के इhtजाज से कोई तरक्की नहीं रुकेगी। तरक्की पाकिस्तान में इस बार हम 3.5% की ग्रोथ सोच रहे हैं, और हमने IMF से कामयाब मुआहदा इंशाल्लाह आपको जल्द सामने आ जाएगा। ठीक है, उनकी जो कंडीशनलिटीज हैं उसमें से कोई मुश्किल कंडीशनलिटी ज़रूर हैं, लेकिन उससे ओवरऑल बेहतरी होगी। बिल्कुल सही। ये जो चीन का दौरा करने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब, क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए इस दौरे से? क्योंकि जहां तक खबरें आ रही है वो तो यही है कि ज्यादातर चीनी सिक्योरिटी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के हवाले से ये दौरा बहुत अहम है, लेकिन कुछ खास ब्रेक थ्रू पाकिस्तान की भी मौजूद है इस दौरे में? जी देखिए, सिक्योरिटी तो हमने पूरा तैयार कर रखा है कि हम चाइनीज़ की और दूसरे भी जितने इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएंगे उन सब के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे। जो मुश्किलात हैं उसको हम उसके ऊपर बड़ा मेहनत कर रहे हैं। और चाइना का दौरा, चाइना तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, और चाइना का उन्होंने कहा है कि हम अपनी कई इंडस्ट्रीज जो है ना, अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लेबर कास्ट कम है, और कई जहाँ उनकी इंडस्ट्री जिस जगह कामयाब नहीं हो रही वो अपनी ये, और CPEC के लिए वो जो है उनकी कोशिश है कि गवादर पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट हब बनाएं। और जल्द ही हम ये पूरी को ये दौरे में ये बहुत इसमें सीरियस बात हुई, जिसमें आप देख रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, इवन इन सेंट्रल एशिया तक, चीन तक और अफ़गानिस्तान तक रसाई होगी, और एक बहुत अहम हमें मौका मिल रहा है, और इस पे फर्दर डिस्कस होना है चाइना के दौरे में। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर, और बता रहे थे कि हुकूमत काफी कोशिश कर रही है कि अवाम को फौरी दिया जाए। देखते हैं ये फौरी रिलीफ बजट के बाद मुमकिन रहता है या नहीं रहता, क्योंकि ये बजट IMF से मंजूर शुदा बजट होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले नसरुल्लाह साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। एक तरफ साइफर केस से PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत, दूसरा मेहदी हसन को दिया गया बानी PTI का हालिया इंटरव्यू। मालूम हो रहा है कि अब भी जो ट्वीट के बाद वो अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आपको लगता है ये मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं? कोई फाइनल राउंड शुरू होने वाला है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि अफसोस का मकाम है कि मुल्क की सियासत आज जिस तरफ जा रही है उससे ये नहीं सोचा जा रहा कि इससे मुल्क की सलामती को या मुल्क के जो हालात हैं इसको कितना नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे खुश है कि इमरान खान साहब जो है वो साइफर केस से बरी हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए। मैं इस केस के मेरिट्स और डी मेरिट्स पे बात नहीं करता। अच्छी बात है, उनको रिलीफ मिला अदालत से, अदालत का फ़ैसला है और अदालत के फ़ैसले को मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से साइफ़र के ऊपर सियासत की गई, जिस तरीके से उसको जलसों में लहराया गया और जिस तरीके से ये कहा गया कि वो गुम हो गया है, फिर कहा गया नहीं गुम नहीं हुआ, फिर कहा मेरे तक पहुंचा नहीं था, और वो बिल्कुल सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जिस तरीके से आज़म खान साहब से उनकी बातचीत हो रही थी, इमरान खान साहब की शाह महमूद कुरैशी साहब से वो बातचीत कर रहे थे, जो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आई कि हमने साइफ़र पे खेलना है और हमने साइफ़र को किस तरीके से खेलना है। देखें, एक बात समझने वाली है, वो ये है कि मुल्कों के माबैन बातचीत भी होती है, बातचीत के हवाले से मुल्कों को अपने खदशात भी होते हैं और अपने अपनी वो चीज़ों से आगाह भी एक दूसरे को करते रहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, हर हुकूमत में हर दौर में हम भी साइफ़र भिजवाते हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से हम साइफ़र भिजवाते हैं कि हम हुकूमत से, हमें ये वहाँ की हुकूमत से शिकायत हैं। इसी तरीके से साइफ़र चूँकि आपके अपने एम्बेसडर की ज़ुबान होती है और फिर वो जिस जो है हुकूमती अहदेदार से मिला होता है उसकी ऑब्जर्वेशन को अपने मुल्क में वो भेजता है। लेकिन जिस तरीके से उसको पोलिटिसाइज किया गया, मैं समझता हूँ नहीं किया जाना चाहिए था। एंटी अमेरिका सियासत होती नहीं है। आप मुझे बताइए कि इवन जो लोग भी सुबह शाम अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी दे रहे होते हैं, अमेरिकी एम्बेसी में जाके चेक करवाएं, पासपोर्ट जमा करा के बैठे होते हैं। यानी एक तरफ हमारा रवैया ये होता है, दूसरी तरफ चूँकि पॉपुलैरिटी हासिल करनी है तो आप अमेरिका को भी कहते हैं जी कि हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्या, अमेरिका कोई आपके ऊपर कोई उस वक्त आपकी हुकूमत को हटाने के लिए कोई मैदान में आ गया था? आपके मेम्बरान थे, आप उनको काबू नहीं कर सके, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी लड़ाई हो गई, वो लोग छोड़ के ग्रुप आपको चले गए जो आपके साथ थे, जो इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ मिलाए थे, वो इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया, वो लोग चले गए। यानी इतनी सी सियासत थी, अंदरूनी सियासत। हमारे यहाँ तो ये मसला होता है कि कोई बादल भी बरस पड़े, लाहौर में पानी खड़ा हो जाए तो कहते हैं अमेरिका ने साजिश की है। यानी सबसे ज़्यादा साजिशी थ्योरियाँ इस पाकिस्तान में घड़ी जाती हैं, उसका सियासतदान फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही। बस्टा साहब, सर साइफर केस में तो बानी पीटीआई बरी हो गए, लेकिन इद्दत केस से लटक गया है। 7 जून को इसकी समाअत होने जा रही है। सर आपको क्या लगता है, क्या सियासी असरात आप महसूस कर रहे हैं? अदलिया से आपको रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन अदलिया को तो बख्शा आपकी जमातें भी नहीं है। इकरारस पहले तो अल्लाह हक है और सच का अल्लाह है। और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो झूठा और बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया है, इंशाअल्लाह ये ख़त्म होगा और हक और सच की फतह हुई। और आपने देखा कि जो एक बयानिया बनाया गया था साइफ़र के ऊपर कि जी साइफ़र में जी बड़ी गद्दारी हो गई, साइफ़र में जनाब मुल्की राज अफशा हो गए और बड़ा हम लोग यहाँ पर रोना धोना और बैन सुनते रहे सब के। आज मुझे बताइए, पहले तो ये कहा जाता रहा कि साइफ़र एक फ्रॉड है, साइफ़र है ही नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और फिर क्या हुआ कि आज जो 1 साल इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, आज अपना लहू किसके हाथ पे तलाश करें? आज किससे पूछें कि हमें 1 साल क्यों एक झूठे मुकदमे में पाबंद सलासल किया गया? लेकिन चूँकि बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि जंगल का कानून है और मार्शल लॉ से भी बढ़कर बुरे हालात हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि जज साहब ने शॉर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है? इट्स केस ऑफ नो एविडेंस। जिस बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया साइफ़र की बुनियाद पर, उसको अदालत में पेश नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने कहा था कि एक डोनाल्ड लू ने साइफ़र लिखा, हुक्मनामा दिया। क्या लिखा था कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म ना की गई तो पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आनन फानन तहरीक अदम इत्माद भी आ गई। और ये बात तो मौलाना फजल रहमान जिस वक्त PDM के सरबराह थे। अब मलिक साहब प्लीज़, मलिक साहब आप बोले हैं, मेरे बहुत सीनियर हैं, आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा।
उस वक्त जो मौलाना डोनाल्ड फजल ने रहमान लिखा। पीडीएम के मैं सिर्फ सदर थे, अब तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि ये एक हकीकत थी और ये सच था कि टोटल प्लान किया गया था और सारी जमातें हमें इकट्ठी थी, हमें बाकायदा ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद आई। अब मुझे बताइए कि वो साइफर जो जिसकी बुनियाद पर कहा गया कि ये गद्दारी कर दी इमरान खान साहब ने, आज मुझे बताइए कि कोई इनमें से मुंह दिखाने के काबिल है? उस वक्त मैं सो कॉल्ड, अब किस किस का नाम लूं? कोई साइफर के पीछे छुप रहा था 1 साल से, कोई 9 मई के पीछे छुप रहा है, और आज बी बने हुए हैं। मेरी बात सुने ना बच्चा साहब, आप लोग कहते थे चीफ जस्टिस 3 बी बने हुए हैं, अदलिया मिली हुई है, अदलिया आपके लिए अच्छे फैसले नहीं दे रही, लेकिन अब आप मुतमईन है ना अदलिया से? मैं फिर कहूं आपको, अदलिया किसी भी मुल्क की आज़ाद हो तो मैं समझता हूं कि जिस तरह आज पाकिस्तान में जजेस गैर महफूज हैं, सहाफ़ी गैर महफूज हैं, इंसानी हकूक़ को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, जिस तरह सियासी कारकुनों को कत्ल किया जा रहा है और पाबंद सलासिल किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये ना होता। आज जब वो आग खुद अदलिया के घर में चली गई, जब उन्होंने बताया कि वही इंटेलिजेंस एजेंसी, वही हुकूमत आज हमें भी अगवा कर रही है, हमारे घरों में कैमरे लगा रही है, हमें ज़बरदस्ती फैसले लेने पे प्रेशर डाल रही है, तो आज अदलिया खड़ी हुई। आज अगर अदलिया, मैं फिर कहूँ, अल्लाह करे हमारी अदलिया खड़ी हो जाए और स्टैंड ले, अदरवाइज जो दुनिया के अंदर आज भी हम 137वें नंबर पर हैं, अगर अदलिया इंसाफ करे, अगर अदलिया, मैं फिर कह रहा हूँ, आइन के मुताबिक मुझे मौका दीजिएगा बच्चा साहब, बिल्कुल ठीक है सर, मुझे मौका दीजिएगा। नसरुल्लाह साहब, मखसूस नशस्तों का केस का भी फैसला आने ही वाला है, आपको क्या लगता है होने क्या जा रहा है? वैसे सर एक बात तो क्लियर है, अगर नून लीग के खिलाफ अदलिया फैसला देती है तो नून लीग को लगता है कि अदलिया में काली भेड़ें हैं, अगर पीटीआई के खिलाफ देती है तो पीटीआई कहती है कि ये भी किसी टीम का हिस्सा है। अदलिया को तो सर कोई भी माफ नहीं करता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई इंसाफ चाहता नहीं है। अभी बसा साहब फरमा रहे थे कि जी जो है वो इमरान खान साहब अपने 1 साल का लहू किसके हाथ पे तलाश करें। जब अदलिया साकिब निसार साहब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का गठजोड़ था और नवाज शरीफ साहब को आप अंदर कर चुके थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अंदर भेज चुके थे, हनीफ अब्बासी को आप अंदर भेज चुके थे, राना सनाउल्लाह साहब को आप अंदर भेज चुके थे, वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? यानी आपने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा बनाया था जो उसमें उसको फांसी हो सकती थी कि जो हीरोइन फरोश है, इससे ज़्यादा जुल्म आप क्या कर सकते थे। यानी आपने जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा, जिसके बाद इमरान खान साहब ने कहा मुझे शर्मिंदगी हुई है ये रेफरेंस भेज के और मैं माजरत चाहता हूँ। किसके हाथ पे तलाश करें जस्टिस फायज ईसा साहब अपनी बेइज्जती का और अपनी बदनामी का, जो उनके खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। आरिफ अलवी साहब जेल जाने को तैयार हैं, इमरान खान साहब जेल जाने को तैयार हैं। शहजाद अकबर नामी एक बंदा हुआ करता था, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, अरबों रुपए के इल्जाम लगाया करता था, लोगों को जेल भिजवा दिया करता था, भाग के लंदन बैठा हुआ है। जिनको जेल भिजवाता रहा वो क्या शहजाद अकबर साहब उसके जवाबदेह होंगे? इमरान खान साहब उसके जवाबदेह होंगे? इमरान खान साहब ने फराह बीबी की खातिर प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी थी कि जी उसने प्रॉपर्टी से पैसा बनाया। क्या शौकत बसा साहब इमरान खान साहब का गिरबान पकड़ेंगे कि आप ना एहतसाब ब्यूरो थे, ना आप एंटी करप्शन थे, ना डीजी एंटी करप्शन थे, आप फराह बीबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों मैदान में आ गए थे? यानी किस किस के हाथ पे लोग तलाश करेंगे। दूसरी मैं गुजारिश कर रहा था, मस्ता साहब मेरे भाई, आज मैं तय कर गया था कि आज इनसे इख्तलाफ नहीं करना, लेकिन मजबूर कर देते हैं। मैंने सिर्फ दरमियान में जो टोका था वो कहा था डोनाल्ड लू ने खत नहीं लिखा, आपके एम्बेसडर ने खत लिखा है, ऑब्जर्वेशन लिखी जाती हैं। बसरा साहब ये जो होते हैं, जो डोजियर आते हैं, जो साइफर आते हैं, ये सीक्रेट होते हैं। इसमें कोई सी दूसरी राय है कि ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होती। भाई आपको अदालतें बेशक बरी कर दें, बेशक आपको 9 मई से बरी कर दें, आपने एक प्रेशर टैक्टिक्स इख्तियार कर लिया हुआ है। आप सोशल मीडिया पर लोगों को बाहर बैठे हो तमाम और चीज़ को मैसेज भेजते हैं, और एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की आपने इतनी बम्बार्डमेंट कर दी है कि कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि आपसे इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता। यानी आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के वज़ीर-ए-आज़म बने, आप मानने को तैयार नहीं है। आप 2011 से गोद में बैठ के कभी धरने देते हैं, कभी इस्लामाबाद में कब्रें खोदते हैं, कभी आप इस्लामाबाद के थानों पर चढ़ाई कर देते हैं, कभी आप टाइगर फोर्स बनाते हैं, कभी आप लोगों के टिकट वापस करवाते हैं, कभी आप जहांगीर खान तरीन का जहाज चलाते हैं, कभी आप अलीम खान साहब के पैसे इस्तेमाल करते हैं, कभी आप पार्टियों की वफादारियां तब्दील करवाते हैं।
आप एमपीएस को खरीदते हैं, आप सेनेटर्स को खरीद के पंजाब के इलेक्शन में आप इलेक्शन में जाते हैं, आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके सलीम मांडवी वाले साहब को अपने वोट दे देते हैं, लेकिन आप तनकीद नहीं सुनना चाहते। भाई आप खुद एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट थे। 2018 में आप एस्टेब्लिशमेंट आपको ना लेके आती, कमर बाजवा की तारीफें करते करते खान साहब थकते नहीं थे। किस नाम की जमहूरियत पसंद है आप भाई? आप दूसरों को कहते हैं कि वो डिक्टेटरों की पैदावार हैं, तो खान साहब किसकी पैदावार थे? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की पैदावार थे। खान साहब कहा करते थे इनसे बड़ा जमहूरियत पसंद कोई नहीं है। खान साहब कहा करते थे फौज और हुकूमत एक पेज पे है। खान साहब कहा करते थे मेरी कौमी असम्बली के इजलास के मेंबरान फौज पूरे करती है। खान साहब कहा करते थे मेरे बजट इजलास वो पूरे करवाते हैं। भाई आप में हिम्मत थी, बाजवा साहब आपके खिलाफ हो गए, फर्ज करें आप हटा देते। आप मिन्नतें करने फिर 2 दफा ईमान सदर पहुंच गए कि नहीं बाजवा साहब मेरी हुकूमत बचा लें। यानी ये जो सियासतदान आपको बैठ के ताने मारते हैं दूसरों को कि फलां डिक्टेटरों का गुलाम है, फलां गुलाम नहीं है, वो भाई हर बंदा चाहता है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करे, यानी सिर्फ हमें करे, दूसरे की मुखालफत करे। आज के हुक्मरान चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हो, और मैं ये बात मान रहा हूं कि आज की हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। बसा साहब को मानना चाहिए कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे, इसमें हर्ज क्या है? बिल्कुल सही। बसरा साहब पहले तो बताइएगा, मानते हैं आप कि आपको पास भी सपोर्ट थी एस्टैब्लिशमेंट की? और दूसरा सर इस बात का भी जवाब मुझे दीजिएगा कि अब बजट आ रहा है, आप लोग ऑपोजिशन के अंदर है, कोई तैयारी की है आपने? अच्छा इकरा हारिस, मुझे उम्मीद है आप मुझे भी उतना ही टाइम देंगी जितना मलिक साहब को दिया है, क्योंकि हम दोनों 1 to 1 हैं। अच्छा गुजारिश ये है, एक तो मैं मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने डोनाल्ड लू का बता दिया। डोनाल्ड लू ने बिल्कुल, मलिक साहब आपने सही कहा, डोनाल्ड लू ने खुद ख़त नहीं लिखा था, उसने हुक्म दिया था कि जैसे वो पहले हुक्म देते होते थे तो ज़ाहिर है यहाँ पे ग़ुलाम बैठे होते थे, तो ग़ुलाम जो होते थे वो सरेंडर कर देते थे। तो यहाँ पर असद मजीद को वो हुक्मनामा दिया गया और असद मजीद ने बाकायदा यहाँ पर अदालत में आकर और बाकायदा जो सुप्रीम अपना इमरान खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें ख़ुद ये मियाँ शहबाज शरीफ ने जो मानते ही नहीं थे कि साइफर तो है नहीं, उसमें आकर बताया कि इसका एक एक वर्ड सही है, बिल्कुल यही उन्होंने मुझे कहा था और मैंने वो लिख के दे दिया। अच्छा अब गुजारिश ये है कि मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अगर आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं है, आज इमरान खान साहब को तो पाबंद सलासल 1 साल से किया हुआ है। आप मुझे ये बताइए कौन सा जुल्म जबर आज तहरीक इंसाफ पे नहीं हुआ? मैंने तो कम अज़ कम अपनी, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ 20-25 साल से, मैंने तो मार्शल में भी ये हालात नहीं देखे कि आपने एक पार्टी को तोड़ने के लिए, आपने इमरान खान साहब को झुकाने के लिए आपने खान साहब पर 200 मुकदमा दर्ज कर दिया, आपने उनको दहशतगर्द, गद्दार, करप्ट, और आखिर में कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, आपने निकाह पे सजा दे दी। और आज पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम एक शादी करने के जुर्म में अंदर है और किसी का मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं, सब में उनकी बेल हो गई है। मुझे बताइए, मैं अगर ये मान लिया जाए, हम तो 3.5 साल रहे हैं पाकिस्तान में, 76 साल में यहाँ मलिक साहब, मैं आप माशाल्लाह आपकी बड़ी नज़र है, 76 साल में यहाँ आमरीत रही है, या आमरीत की पैदावार ये जो पार्टियां हैं, वो मियाँ साहब जो आए थे यहाँ वज़ीर आज़म बनने के लिए लंदन प्लान के ताबे, जो आजकल कबूतर उड़ा रहे हैं, तोते उड़ा रहे हैं, कभी वो तंदूरों को विजिट कर रहे हैं, हमें बताइए ना कि आज बिस्मिल्लाह करें। 1947 से कमीशन बनाना है, बना लीजिए, 2014 से बनाना है, बनाइए। DGI-SPR ने कहा था 2014 से बनाएंगे, बिस्मिल्लाह कीजिए, 2018 से बनाइए। आज हमें कौन लेकर आया है? आज तो एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ जो कहते हैं कि 9 मई पूरी दुनिया में ये कहा गया, 9 मई का जवाब मिल गया, 8 फरवरी को कौम ने दे दिया कि जान अल्लाह दी वोट खान दा। अगर हमें फौज लेकर, मैं अगर बात आपकी मान लूं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी 3.5 साल में, जो जनरल ज़ियाउल्लाह की रूहानी औलाद थे, जनरल जिनानी के गमले में जो पले बड़े जवान हुए, बदकिस्मत मलिक साहब ऐसे नहीं, आप अपने टर्म पे बात, बदकिस्मती ये है कि हम लोग जब एनालिसिस करते हैं यहां पर 3.5 साल को तो हम ले लेते हैं, जो 76 साल में जहां पर जिन्होंने गंद किया, जमहूरियत का जनाजा निकाला, जिन्होंने करप्शन की, लूटमार की, दुनिया के अंदर जिनकी स्टोरियां छपी, वो पनामा लीक्स हों, वो दुबई लीक्स हों, वो आपके लंदन हों, वो आपके स्विट्जरलैंड हो, अच्छा आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। जो पाकिस्तान में जिनका एक भी स्टेक नहीं है, जो सारी जायदादें लेकर बाहर चले गए,
आप उनको तो आज भी उन लोगों को दोबारा मुसल्लत कर लिया। जो मैंने सवालात उठाए थे बसरा साहब, एक का जवाब मुझे दे दें। मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। आप दोनों मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आप एक जवाब दे दें, सहाफी उनको भाई छोड़ हैं, दें सहाफी 76 सालों पुलिस को। हैं। मलिक साहब ऐसे ना करें, मलिक साहब ऐसे ना करें, आप पूरा टाइम लीजिएगा। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि आज हमारे साथ जब 2024 का इलेक्शन हुआ, जब कहा गया कि इमरान खान इज हिस्ट्री, जब पार्टी तोड़ दी गई, जब पहले दूसरे तीसरे नंबर के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली गई, जब कहा गया साड़ी गल हो गई है, इन्होंने आना ही आना है, तो मुझे बताइए स्टैब्लिशमेंट उनके मेरे साथ सवाल एक का जवाब दे दे, बसरा साहब टाइम हमारे बदल जाएगा। एक सवाल का जवाब सो कॉल्ड जो हमारी शराफिया है, सो कॉल्ड हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, इदारिये लिख रहे थे, मियां साहब आओ या बात तो कर लो। उनकी हुकूमत आई तो आपकी भी तो आई, इस बात का तो जवाब दे दे उन्हें। अब मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आप ऐसे करें ना, उस वक्त भी इमरान खान उस वक्त भी पाकिस्तान का पॉपुलर 3 लीडर था। हाँ हुई होगी धांधली 8-10%, हम कहते हैं कि उसके ऊपर भी कमीशन बना ले, क्यों नहीं बना रहे? लेकिन 2024 में तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, मानते थे, जनाजा निकाल दिया आपने। मलिक साहब आप अपनी टर्न पे बोले, अगर आप दरमियान में बोलेंगे तो किसी की भी समझ नहीं आएगी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब से भावनगर, फैसलाबाद से तल्लुक है। मलिक साहब सब्र करें ना, सब्र करें, आप अपनी टर्न पे बात करें ना। मुझे पता है कि आप देखें इस वक्त या तो अगर आप मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करनी है ये फैसला कर लें, आपने अगर एज सहाफी नुमाइंदगी करनी है तो फैसला कर लें, खुद बात करने दें, आप करें। जवाब नहीं दे रहे, मेरी बात का सर जवाब। अच्छा मुझे बात तो करने दें मलिक साहब, ऐसे तो ना करें। हम एक पेज पर है, ये लाइन ने कितना नुकसान पहुंचाया है उन्हें। मैं पहले आपको अपनी मिसाल दे लूं, मुझे बात आप इंटरप्ट दोनों ही कर देते हैं। मैंने ये अर्ज की, मैंने कहा गया कि ये तो मम्मी डैडी पार्टी है, सोशल मीडिया की पार्टी है, ये तो मम्मी डैडी बच्चे हैं। 1,04,000 वोट दिया, सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए। वो आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा तीसरे नंबर पर है। मैं उसकी कल कब्र पे गया था, उसके वालिद की। मैंने कहा कुरान पाक पे हलफ दे दो, मैं अपनी पिटीशन वापस ले लूंगा। गुजारिश है, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। अगर तो आपने यहां बैठ के उन लोगों को जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जिनको कौम जेलों में देखना चाहती है, कोई सदर, कोई गवर्नर, कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम, तो बचाए किस तरह निजाम चलेगा? साहब सर ये तो सर चलता रहेगा ये जो हो रहा है, लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ, जो बजट आ रहा है, IMF का मंजूर शुदा बजट, अवाम सरवाइव कर पाएगी सर? देखिए मुझे लगता है ये है कि बजट में कुछ चीज़ें तो होंगी ऐसी जो सख्त हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम अगेन वहीं पे है। देखिए सियासी जमातें, अब देखिए ना, हमसे हमारे भाई बसा साहब नहीं मानते, बाकी लोगों ने क्या मानना है भाई? ये जो सियासतदान है ये बात मानते ही नहीं है, ये कहते हैं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। देखिए अगर आप इस बात पे सोचते कि इस मुल्क में आपने टैक्स कैसे इकट्ठा करना है, आपने अपनी इकानमी की पॉलिसी कैसे बनानी है, आप मिल बैठ के इन लड़ाइयों से बाहर निकलते। 15-20 साल से तो 2010 से तो आप सड़कों के ऊपर इस मुल्क के अंदर सियासत हो रही है। आप मुझे बताइए सोशल मीडिया पे सियासत हो रही है, गालम गलूज की सियासत है, एक सियासी बहरान है, ना आप इदारों को छोड़ते हैं ना वो इनको छोड़ते हैं। देखिए इन लड़ाइयों में आम आदमी पिस रहा है, आपके इकानमी का पहिया रुकता है, आपके इन्वेस्टमेंट रुकती है, आपके यहाँ मैशत जो है वो ज़्यादा दबाव में आ जाती है। क्या एहसास है किसी बात का इन सियासतदानों को? क्या इनको इस बात का एहसास है कि मुल्क के अंदर गुर्बत कितनी बढ़ रही है? क्या इस बात का एहसास है कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है? ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। मैंने तो सिंपल बात की थी, बस ऐसा बात नहीं माने। इमरान खान साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट पकड़ के इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ना बनाती तो वो आज पॉपुलर लीडर ना होते। मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की ही बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर एक पॉपुलर लीडर बने थे। जुल्फिकार आजकल एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है मलिक साहब? एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर। मलिक साहब आजकल एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है? सर गुजारिश सुन मलिक साहब, मेरी बसरा साहब, आजकल एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है? तस्लीम करना सीखें। मेरी गुजारिश सुन ले, मैं आज आपको प्राइम मिनिस्टर जवाब तो दे दें। बसरा साहब आजकल एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है? सर मेरी गुजारिश सुन लें। सर मेरा मासूमाना सवाल है, जवाब तो दे दें। सर सुन ले, मैं बता आप दोनों में से कोई जवाब दे दें। एक इस मुल्क का, सर मैं बताता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, किसके साथ है? किसके साथ है? आज एस्टेब्लिशमें आपके साथ नहीं है, मतलब किसके साथ है ये भी तो देना। हमारे साथ काम नहीं करूंगा, नहीं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ है, इत्तेहादी हुकूमत के साथ है। सुन लें, अगली बात भी सुन लें, आपके साथ भी ऐसे ही थी हुजूर,
लोगों को जूते मार के आपको इक़्तिदार में लेकर आई थी। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नसरुल्लाह मलिक साहब को मेरी रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आज़म साहब के साथ इनके अच्छे तल्कात हैं, मरियम बीबी के साथ भी हैं, इन्हें कहें कि कल ही जाएं उनके पास और उन्हें कहें कि 2018 से प्लीज़ जुडिशल कमीशन बना दें, 2024 से ना बनाएं, पता चल जाए कि हमने क्या गलत किया था और क्या सही किया था। अच्छा, सियासी रसाकशी के अंदर बहस तकरार तो होती रहती है, असल बात फिर वही रह जाती है कि हुकूमत आवाम के लिए क्या कर रही है। IMF से मंजूर शुदा बजट अब आने को है और आवाम परेशान है। देखते हैं इस पे क्या होता है। मुझे दीजिए इजाजत।